गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक ऐसा ही टॉपिक हमने इससे पहले भी किया है, उसमें भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकाली थी, लेकिन वो एक्सियल लाइन पे थी और इसमें निकालेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन पे। तो ये आर्टिकल करने से पहले हम क्या मानेंगे, हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करेंगे। कंसीडर कर लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए बी जो है ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो इक्वल बट अपोजिट चार्ज होते हैं जो कुछ दूरी के ऊपर होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये इसका सेंटर है। ओ जो है वो उसका सेंटर है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या देखनी है हमने, इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन तो क्या थी, यही लाइन अगर आगे बढ़ाते हैं ना एक्सियल लाइन होती है। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कीजिए, यानी ये जो लाइन होगी ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन होगी। ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। तो ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन होगी। तो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, यानी टॉपिक जो है वही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया हमने और उसकी इक्वेटोरियल लाइन भी ले ली। अब इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। चलिए मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, ये मैं एक पी पॉइंट ले लेता हूँ और इस पी पॉइंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। पी पॉइंट किसके ऊपर है, इक्वेटोरियल लाइन पे। किसकी इक्वेटोरियल लाइन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो मैंने पहले भी बताया था कि जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं उस जगह पे क्या करते हैं, हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो देखिए टोटल लेंथ कितनी है, 2a। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आप खुद ही समझदार है, कितनी हो गई, a। इधर भी कितनी हो गई, ये a। और जो p पॉइंट हमने कंसीडर किया था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल से कितनी दूरी पे कंसीडर किया था, r डिस्टेंस पे। तो आप समझ गए होंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर r डिस्टेंस पर p पॉइंट है, वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे वहां यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इसलिए रखते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि ये दूरी कितनी बनती है। अब अगर ये a है, ये r है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो फिर ये कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार से ये भी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हम पहले माइनस q चार्ज की वजह से देख लेते हैं यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो देखिए, इफ E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू, किसकी वजह से देख रहे हैं, इसकी वजह से, ड्यू टू माइनस Q। तो ये कितनी होगी, ये फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, ये कितनी होगी, देखिए ये होगी E1 और इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम केवल, तो कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो वो तो Q है, भले ही माइनस Q है लेकिन मैग्नीट्यूड लेंगे तो Q, और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी AP का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर यानी R² प्लस A², जब डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अलोंग, अब ये कौन सी डायरेक्शन में होगी, देखिए ये माइनस चार्ज है, वहाँ प्लस चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इसी लाइन के अलोंग होगी, लेकिन वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी ये होगी, कितनी होगी, ये होगी E1। तो इसको क्या लिखे, अलोंग PA। सिमिलरली if E2 is the electric field intensity at P ड्यू टू इस चार्ज की वजह से प्लस Q, तो वो कितनी होगी, तो देखिएगा फार्मूला लगाइएगा कितनी हो जाएगी, इसका भी मैग्नीट्यूड ही लेंगे हम, और कितनी होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड तो Q ही रहेगा, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर R² प्लस A²। अलोंग, ये कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो देखो अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, बट वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो लेस चार्ज है इसके मुकाबले, दोनों ही पॉजिटिव है लेकिन वो लेस पॉजिटिव है, इसलिए क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है तो पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव की तरफ होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी अब वो इस डायरेक्शन में होगी, ये जो डायरेक्शन बनेगी वो अब इस डायरेक्शन में होगी, तो ये हो गई आपकी E2। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। अब चलिए ये एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, PAB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। AB के पैरेलल एक लाइन ये ड्रा कर लीजिए, और देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वर्टिकल, ये एंगल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली ये जो एंगल है थीटा, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन वो भी सेम ही होते हैं, तो मतलब ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा ही होगा। अब देखिए E1 जो है ना, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले लें, तो E1 का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लोगे तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, देखो E1 का इधर आएगा, और वो कितना होगा, वो होगा E sin थीटा,
E1 साइन थीटा, कितना होगा वो कंपोनेंट, E1 साइन थीटा, और ये थीटा एंगल तो एक इधर भी होगा, और ये कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा E1 कोस थीटा। सिमिलरली E2 के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले लो, तो E2 का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में आएगा, और कितना होगा वो होगा E2 कोस थीटा, और एक इस डायरेक्शन में जाएगा ऊपर की तरफ, और वो कितना होगा E2 साइन थीटा। तो वो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वहां पे ले लिए हैं। अब समझने वाली बात ये है, यहां जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर हेयर E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, E1 और E2 सेम है, तो इसका मतलब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, सेम है, हो गया। क्योंकि जब E1 और E2 ही सेम है तो फिर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। क्योंकि जब E1 और E2 इक्वल है तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा भी इक्वल हो गए हैं। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए ये इधर है और वो उधर है, तो इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बचेगी, इस डायरेक्शन में बचेगी। और देखिए E1 कोस थीटा भी इसी डायरेक्शन में है और E2 कोस थीटा भी इसी डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे किधर बचेगी, इधर बचेगी, और कितनी होगी तो वो भी देख लीजिए। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P कितनी होगी, वो होगी आपकी E, उसको क्या बोल दें हम, E बोल देते हैं। तो ये E कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, क्योंकि इधर E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा है, तो इन दोनों का जोड़ के बराबर। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जैसे कि E1 और E2 तो इक्वल है, तो इसका मतलब E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा ये भी इक्वल है, तो फिर कितना हो जाएगा, तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, चाहे तो आप 2E1 कोस थीटा लिख दे, या चाहे E1 की जगह E2 ले ले, चाहे E2 की जगह E1 ले ले, कोई सा भी ले सकते हैं आप। तो कितनी हो जाएगी, 2E1 कोस थीटा। अब इसको ऐसे लिखते हैं, 2E1 की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और कोस थीटा। हमारे लिए देखने वाली बात यह है कि कोस थीटा, तो कोस थीटा की क्या वैल्यू बनेगी वो देखनी पड़ेगी हमें। तो कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे, चाहे ये ट्रायंगल ले ले चाहे ये ट्रायंगल ले ले। देखिए इस ट्रायंगल को अगर मैं लूँगा तो थीटा तो ये है, तो फिर यहाँ पे कोस थीटा कितना बनेगा आप भी जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो बेस क्या बनेगा, बेस तो बन रहा है ये कितना है A, और हाइपोटेन्यूज कितना है ये √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो कोस थीटा की वैल्यू हो गई A
अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो ये कितना आया, ये हो गया ऊपर तो Q इंटू 2A, देखिए ये रहा Q इंटू 2A अपॉन कितना हो जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है और यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है। तो कितना हो जाएगा ये आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी टोटल वहाँ पे। अब हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया था उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना था P, और वो किसके बराबर होगा Q इंटू 2A। तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को अब यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनेगी वो कितनी बनेगी P पॉइंट पे, वो बनेगी आपकी P, क्योंकि Q इंटू 2A की जगह P रख देंगे, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे जो बनेगी वो ये बनेगी। अब अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, तो जरा ध्यान दीजिए क्या होगा। देखिए इसको तो फिर मैं E लिखूंगा, इसको भी मैं P ही लिखूंगा। अब मैं मैग्नीट्यूड नहीं लूंगा, वेक्टर ही लूंगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पे हो गया आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। तो यहां तक तो मुझे लगता है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो वो बताए, क्योंकि ये मुझे जहां तक लगता है यहां तक तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम डायरेक्शन देखेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन बन रही है वो डायरेक्शन बन रही है ये, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बनती है ये, और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये तो वो हो गई ये। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है। हालांकि ये पैरेलल है, इस लाइन के ही ये लाइन पैरेलल थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट पैरेलल तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट उस डायरेक्शन में है। तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे माइनस। तो ये माइनस यहाँ पे यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इफ डाइपोल इज शॉर्ट, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, इसका मतलब क्या कि डाइपोल की जो लेंथ है वो वेरी वेरी लेस देन क्या है, P पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले। तब क्या होगा, तब आप A को नेग्लेक्ट कर सकते हो R के मुकाबले। देन A कैन बी नेग्लेक्ट एज कंपेरिजन टू R। तब क्या होगा जरा देखिए इसमें, तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी P। अब मैं फिर दोबारा से मैग्नीट्यूड में आ गया, सिर्फ एक ही बार डायरेक्शन ली थी हमने बस, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ A जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी R के मुकाबले। तो कितना बचेगा R स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। तो कितनी हो जाएगी R की पावर 3। यहां पर भी क्लियरली आप देख लीजिए, क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R³ के।
तो ये काफ़ी आसान सा आर्टिकल था। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं अभी यहीं डिस्कस करना चाहूँगा। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक्सियल लाइन पे इससे पहले वाले में निकाली थी और इक्वेटोरियल लाइन पे इसमें निकाली है। देखो वही इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दोनों केस में वही इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उतनी ही डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। बस फर्क ये था, उसमें हमने एक्सियल लाइन पे निकाली थी और इसमें हमने इक्वेटोरियल लाइन पे निकाली थी। अब दोनों के ही फार्मूले हमारे पास है, तो मैं जरा लिखूंगा, आप ध्यान समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं मैग्नीट्यूड ऐसे भी ले सकता हूं, एक्सियल यानी एक्सियल लाइन पे निकाली थी वो, उसका रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इक्वेटोरियल लाइन पे निकाली है उसके साथ निकालूंगा तो क्या होगा। तो दोनों के फार्मूले सेम ही हैं। एक्सियल लाइन में निकाली थी तो वहां था 2p/4πε0r3, और इक्वेटोरियल पे निकाली है तो है p/4πε0r3। तो सिंपली क्या है, इसकी वैल्यू रख के बटे में इसकी वैल्यू रखेंगे तो सिंपली क्या आएगा 2। यानी उतनी ही दूरी पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो एक्सियल लाइन पे डबल आती है इक्वेटोरियल लाइन के मुकाबले। बस खत्म, यह आर्टिकल समाप्त हो गया है। ये इतना ही था, लेकिन यह आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे पहले वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल था और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।